अब तक क्या बात हो गई है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना? क्या बैकग्राउंड है आपका? पहले बताओ कुछ अपने बारे में। क्या बैकग्राउंड है? क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? अच्छा, बीए कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग अभी कहाँ पर हैं ये बताओ। 600 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। 600 बीसी का मतलब यही हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले भारत का जो समाज था, उस समाज में क्या व्यवस्था थी, कैसे समाज आगे बढ़ रहा था, और क्या बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। कल क्या क्या बता दिया था ये बताओ। सामाजिक जीवन बताया था। इस समय सामाजिक जीवन कैसा था, इस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस समय की राजनीति कैसी थी, इसके अलावा इस समय की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा पूंजी बाजार और अर्थव्यवस्था। कुछ नए स्ट्रक्चर इस समय आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा हिस्ट्री में एक बात समझना होगा आपको, जब भी नए बदलाव किसी भी काल में आते हैं तो वो काल अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कंटिन्यूटी के साथ बड़े बदलाव को दिखाने वाला विषय है। इतिहास क्या है? ये निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। 600 बीसी में क्या हुआ? ये सारे पंखे बंद करो शैलेंद्र। 600 बीसी में क्या हुआ ये हमें समझना होगा। पीछे का पहले थोड़ा आधार बनाना पड़ेगा कि 600 बीसी से पहले क्या हो रहा था। क्या हो रहा था 600 बीसी के पहले? अगर हम देखें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपको यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता दिखी थी, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था जो वैदिक काल, और वैदिक काल में भी दो हिस्से देखे थे, एक तो पूर्व वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम इसे भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक। उसके पीछे की स्थितियां और हैं, जो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। एक नगरीय, आ जाओ, जो नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद जो वैदिक काल है, तो इसमें आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो वैदिक काल में। तो वैदिक काल में भी दो हिस्से हैं, एक तो पूर्व वैदिक है। तो पूर्व वैदिक काल में अभी समाज जो है कबीले पर आधारित था। क्या था? कबीला था। कबीले पर आधारित जब भी समाज होगा तो समाज समता मूलक होगा, समाज में बराबरी होगी, समाज में महिलाओं का स्थान काफी ऊपर होगा, समाज अच्छी अवस्था में होगा, समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी। राजा का पद अभी कुछ नहीं होगा। अभी ये बात होगी कि
कबीले का एक मुखिया होगा और मुखिया जो है वो कोई अधिकार नहीं रखेगा। अगर मुखिया को कुछ भी करना है तो उसे अपने कबीले के लोगों से सहयोग मांगना पड़ेगा। तो पूर्व वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो समाज में एक समता है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है और इसके उदाहरण बहुत सारे ऋग्वेद में मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किया। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, बहुत सारी महिलाएं। इसका मतलब ये है कि पूर्व वैदिक काल जो था वहां पर चीजें अभी काफी अच्छी थी, लेकिन समाज एक नगरी समाज, तो यहां पर नगरी था लेकिन यहां पर ग्रामीण समाज है। कैसा समाज है? ग्रामीण समाज है पूर्व वैदिक काल में। अभी कोई राजा का पद नहीं आया है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो ये समय कितना है? 1000 से 600 बीसी का समय है। इस समय धीरे धीरे राजा के पद की संकल्पना दिखने लगती है कि जो कबीले का सरदार है वो राजा बनने का प्रयास कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें एक निश्चित कर चाहिए, हमें एक निश्चित व्यवस्था चाहिए, और अगर हमें ये निश्चित व्यवस्था मिलेगी, निश्चित टैक्स मिलेगा, तो हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तर वैदिक काल में हमें एक स्ट्रक्चर दिखने लगा राजा का, और राजा अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और क्या दिखेगा उत्तर वैदिक काल में? अलग अलग कबीलों के सरदार आपस में संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। और क्या दिखाई देगा? राज्य, छोटे छोटे राज्य से जनपद बनेंगे। क्या बनेंगे? जनपद। अब यहीं पे दिखेगा ये सब चीजें, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए, इसलिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ा कि थोड़ी बात तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या बनेगा? जनपद बनेगा। जब जनपद बनेगा तो इनके आपस में भी होड़ मचेगी, तो इनसे भी ऊपर एक अवस्था बनेगी। वो अवस्था कहलाती है महाजनपद की। ऐसे जनपद जो इससे बड़े हैं, और ऐसे जो महाजनपदों में बहुत सारे महाजनपद आते हैं, और उसको कहा गया 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। इसकी सूचना कहां मिलती है? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, यहां से सूचना मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, और इन 16 महाजनपदों से एक जनपद बाहर आया, उसने कहा हम सबको खाएंगे, और उस महाजनपद का नाम है मगध। और इसी मगध महाजनपद से ही धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य आएगा इसी पर। तो ये जो 600 बीसी की शताब्दी है, काफी महत्वपूर्ण शताब्दी है। इसी समय, ये तो एक पक्ष हो गया राजनीति का कि ये सारी चीजें आई, ये राजनीति का पक्ष हो गया। आपने यहां से लेकर यहां तक देखा कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा, राजन्य की अवधारणा सामने आ गई। इन राजा मैं हूं, और एक आनुवंशिक व्यवस्था चलने लगी कि राजा का पुत्र राजा, और धीरे धीरे फिर संघर्ष की परिस्थितियां पैदा हुई। तो जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से भी जो मजबूत होगा वो आगे बढ़कर सामने आएगा। ठीक है, बोलो इसमें कोई समस्या इतनी बात समझने में? और क्या रही है? और क्या इसमें आपने देखा? इसमें अगर आप देखोगे 600 बीसी में बहुत सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या बदलाव हो रहे हैं? एक तो आपको जो व्यवस्था दिखाई देगी वो व्यवस्था ये दिखेगी कि लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा, और जब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा तो लोहे ने जहां पर भी लोहा मिलेगा उस स्थान को उभरना होगा।
मगध के उभार में लोहे की खानों का भी बड़ा महत्वपूर्ण है स्थान है। अगर मगध का उत्थान हुआ तो उसके अपने रिसोर्सेस के कारण भी हुआ। जो वहां पर जंगल थे, वहां पर हाथियों की उपलब्धता, लोहे की खान, उसकी भौगोलिक स्थिति। तो 600 बीसी में ये भी चीजें दिखेंगी आपको। और क्या दिखता है? अगर आप 600 बीसी को देखोगे तो 600 बीसी में धर्म का आडंबर वाला रूप दिखाई देता है। धर्म का आडंबर वाला रूप दिखाई देता है। कैसे साहब? अभी आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जिसका समय क्या है 1000 से 600, इस समय तक आते आते कर्मकांड बहुत ज्यादा समाज में बढ़ चुका था। कुछ भी प्राप्त करना है, यज्ञ करो और उसमें आहुति दो, जो बलि दो, हत्या करो, उससे प्राप्त हो जाएगा सब कुछ। और इससे यह होने लगा कि जो समाज में हाशिए पर लोग थे, जो एकदम खराब अवस्था में थे, वो लोग यज्ञ हवन से दूर होते गए। उन लोगों के सामने एक समस्या आई कि हम क्या करें। स्ट्रक्चर क्या है समाज में? जो सबसे नीचे कौन है? शूद्र। इसके लिए एक शब्द और आता है, वार्ता। तो वार्ता में जो शूद्र, किसान, ये सारे लोग आ जाएंगे। इसके ऊपर वैश्य, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है। अब आप इस स्ट्रक्चर को समझ लो। पूर्व वैदिक काल में कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पूर्व वैदिक काल में यह कहा गया कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो समाज है, इसमें कोई नियम ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर सकता है। एक उदाहरण आता है ऋग्वेद में, जहां एक व्यक्ति यह कहता है कि मैं कवि हूं, जो मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा की चक्की चलाती हैं, फिर भी हम सब एक घर में रहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीजें बदल गई। क्या कहा गया उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में कहा गया कि अब जो हमारा जन्म है वही हमारा कर्म है। आज भी आप देखेंगे व्यवस्था ऐसी ही चल रही है। कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ब्राह्मण हो गए, संयोग से ब्राह्मण घर में जन्म हो गया, तो हम ब्राह्मण साहब, हमको सम्मान दीजिए आप। ये नियम रहा है, इसी पे असमानता आएगी। ध्यान रखना, आज के समय में जो इतना ज्यादा विरोध है वो इसीलिए है कि असमानता को हमने बनाया है। वास्तविकता में देखा जाए, कोई भी ऐसी पुस्तक, धर्म ग्रंथ नहीं है जो ये कहता है कि ईश्वर ने अलग अलग बनाया है सबको। भगवत गीता में आता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की रचना मैंने की, मैं कहता हूं, लेकिन और कर्म, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं तो आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं। आप ऊपर जरूर जन्मे हैं, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप शूद्र से भी नीचे। यह नियम है। लेकिन इसी नियम को खंडित कर दिया गया और यह कहा गया कि इसमें यह कहा गया है, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनके हाथों से क्षत्रिय, उनके उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। पैर तो सबसे पवित्र होता है। पैर धोने के लिए ही तो केवट ने कहा राम से कि मैं आपका पैर धोना चाहता हूं। अगर यह बात है तो शूद्र सबसे ज्यादा पवित्र है। हमारी फिलॉसफी देखो थोड़ी अलग है, हम अलग तरीके से बताते हैं। एक निश्चित बात, आप जो मानते हो मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अपना यह मानना है कि आपके दिमाग में जो रूढ़ियां हैं वो भी दूर होनी चाहिए। शिक्षा का यह भी काम है। अगर शिक्षा असली मिले तो उससे आपके दिमाग की जो भ्रांतियां हैं, समस्याएं हैं, वो भी आनी नहीं चाहिए। उत्तर वैदिक काल से इसी व्यवस्था को
आगे बढ़ाया गया। और ब्राह्मणों ने यह कहा कि सूद पर पैसा देना, व्यापार करना, जो समुद्र की यात्रा करना, यह सब पाप है। क्या है? पाप है। पाप बताकर व्यापार को भी हतोत्साहित किया गया 600 बीसी में। इसी समय एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका उद्भव दिखाई देगा वो है महात्मा बुद्ध। इसीलिए बुद्ध ने व्यापारियों का बड़ा अच्छा सहयोग किया। उन्होंने कहा ब्याज पर पैसा देना कोई गलत काम नहीं। और बाद में आप देखेंगे व्यापारियों ने खूब बुद्ध को दान दिया, महावीर स्वामी को खूब दान दिया। चाहे वो जैन मत हो, चाहे वो बौद्ध मत हो, दोनों ही मतों को बड़े पैमाने पर सहयोग दिया गया। ये सहयोग ऐसे ही नहीं हो रहा है। वैदिक कर्मकांड की जो व्यवस्था थी उससे नीचे के वर्ग ऊब चुके थे, खासतौर से वैश्य और शूद्र। इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 बीसी में बड़े बदलाव दिखाई दिए गए धर्म के क्षेत्र में भी। भगवान बुद्ध का आगमन धर्म के मिशनरी भावना को लेकर आता है। वो कहते हैं कि धर्म छूने खाने से नष्ट होने वाला धर्म नहीं है। धर्म ने ऐसे ऐसे लोगों को अपनाया है तो उसे अच्छा कर दिया। अगर आप संयोग से एक व्यवस्था में ऊपर आ गए हैं तो आप अच्छे हो जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। बुद्ध ने इन प्रश्नों पर आवाज उठाई। ये 600 बीसी में सबसे महत्वपूर्ण अगर हमको समझना पड़े तो भगवान बुद्ध को समझना है। हमने अभी तक आपको जितनी बातें बताई उसके पीछे का आधार क्या रखा था? उसके पीछे का आधार यही रखा था कि 600 बीसी में धर्म बहुत तेजी से आडंबर के रूप में बढ़ा और लोगों के जीवन को समाप्त करने लगा। लोग कसमसाने लगे कि भाई हम ऐसे नहीं चल पाएंगे। अभी आपने देखा किसी समय श्रेणी संगठन आ रहा है। क्या आ रहा है? श्रेणी संगठन। ये क्या होता है? श्रेणी एक व्यापारियों का समूह होता है। एक बार नोट्स देख लेना पीछे का तो तुम्हें सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। तो क्या होता है श्रेणी? ये व्यापारियों का समूह होता है। इस समय 600 बीसी में तुम देखोगे तो बहुत सारी जो श्रेणियों की भी हमें सूचना मिलती है। कपड़े का व्यापार करने वाली श्रेणी, जो नमक का व्यापार करने वाली श्रेणी, जो लोहे का हर प्रकार के जो उत्पादन होते थे उनका व्यापार करने वाली श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां अपना व्यापार करती थी। इन श्रेणियों के पास बहुत सारे अधिकार होते थे। ये राजा के समान उसी तरीके से आगे बढ़ती थी, अपना छत्र धारण करती थी, अपना रथ लेकर चलती थी, अपनी स्थायी सेनाएं भी रखती थी, क्योंकि व्यापार को संचालित करना है तो व्यापार को सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। और ये अगर कोई आपने ऐसा काम कर दिया जिससे व्यापार को नुकसान पहुंचता है तो इनके पास दंड देने का भी अधिकार था, लेकिन ये मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे। आज का व्यापार देखो दुनिया का, इससे हम इसको इसी जगह छोड़ो और आज के आ जाओ दुनिया में। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो व्यापार करने वाला देश है चीन और अमेरिका, है ना। अमेरिका को अगर व्यापार करना है दुनिया पर एक छत्र अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो उसके पास शक्ति होना बहुत जरूरी है। अमेरिका अपनी शक्ति को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका महाशक्ति बन के उभर के सामने आया और उसके बाद से अमेरिका आज पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका व्यापारिक लिहाज से तो बड़ा है ही, शक्ति के लिहाज से भी दुनिया में बहुत बड़ा है। अमेरिका के जो जहाज हैं, जो जंगी बेड़े हैं, वो पूरे विश्व में चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि व्यापार को हमें आगे लेकर जाना है, संरक्षण देना है। अगर व्यापार प्रभावित होगा तो अमेरिका के पास पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो वो अपनी व्यवस्था को नहीं कर पाएगा। ये जो श्रेणियां थी इनके पास सेना रखने का अधिकार इसीलिए दिया गया था
कि व्यापार को सुरक्षित रख पाओ। तो ये भी चीज आपको दिखाई देगी। और क्या दिखाई देता है? अगर जो सामाजिक व्यवस्था की बात करें, इस समय जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इस समय आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है 600 बीसी में, ये उत्तर वैदिक काल के समान ही वर्ण व्यवस्था ऐसी ही बनी रही। जो ब्राह्मण सबसे ऊपर, जो पुरोहित, उसके बाद क्षत्रिय, और ब्राह्मणों ने ये कहा कि हम और तुम, ऊपर और नीचे, हम दोनों दोस्त दोस्त, हम तुम्हारी स्तुति करवा देंगे आम जनता से और तुमको बना देंगे देवता, और हम तो भगवान हैं ही। इसीलिए बहुत सारे यज्ञों की संकल्पना आई, जैसे राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, खूब यज्ञ कराए। ये यज्ञ यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ आप सब जानते होंगे, जो घोड़ा छोड़ा जाता है, खूब देखा होगा आपने ना। लवकुश ने पकड़ लिया घोड़ा कि हमको, तुम्हारा जो चैलेंज हमको स्वीकार है। और आप देखो कि लवकुश जो राम के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति को हरा दिया, हनुमान जी को भी मान लिया था। तो शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जो अभ्यास करेगा उसके पास शक्ति आ जाएगी। तो यहां पर व्यवस्था ऐसी बनी रही। इसके अलावा कुछ नए नियम भी डाले गए। एक नया नियम यह डाला गया कि इस समय एक आपद धर्म की संकल्पना रखी गई। इस समय आपद धर्म, आपद धर्म क्या होता है? अगर कोई समस्या आ गई, मान लो हम पुरोहित हैं और हमारे यहां समस्या आ गई कोई, तो हम अपने से नीचे के लोगों के पेशे को अपना सकते हैं। आपद धर्म का मतलब समझ में आया? अगर कोई समस्या आ गई, तो अगर मैं यहां हूं तो मैं यहां के नीचे के जो वर्ण हैं उनके व्यवसाय को अपना सकता हूं, लेकिन ये नहीं अपना सकता। ये देखिए नियम, ये नहीं अपना सकता, ये अपना लेगा। नियम भी हमेशा आपके लिहाज से बनेंगे, खेल भी हमेशा आपके लिहाज से होगा। इसीलिए मूवमेंट चलते हैं, इसीलिए आंदोलन चलते हैं, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध ने आंदोलन छेड़ दिया। इसलिए पहला समाज और धर्म सुधार का आंदोलन भी 600 बीसी के काल को माना जाता है कि ये ऐसा काल था जहां धर्म के क्षेत्र में आंदोलन छेड़ दिया गया बुद्ध के द्वारा। उन्होंने कहा ये सब क्या ढकोसला चल रहा है। बुद्ध को इसीलिए नास्तिक बता दिया गया, जैन और बौद्ध को नास्तिक बनाया गया है। अगर आप ऐसे देखेंगे, और ये ऐसे लोग रहे हैं जिनके यहां सबसे ज्यादा आस्तिकता है, ये भगवान के वास्तविक भक्त हैं, लेकिन वैदिक कर्मकांड की परंपरा के आधार पर इनको नास्तिक बताया गया। क्यों? क्योंकि ये देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते। इसके अलावा ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, और जब वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो ये सब नास्तिक है। लेकिन आप जब अच्छा अध्ययन करते हो तब आपको समझ में आता है इस दुनिया में जितने लोग अब तक हुए हैं उसमें बुद्ध सबसे बड़े आस्तिक और सबसे महान व्यक्ति हुए। केवल जो भारत के लिहाज से नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से। ये लाइट ऑफ एशिया भी कहलाते हैं बुद्ध। आज दुनिया के अधिकतर देशों में बौद्ध धर्म है। अधिकतर आप देखते हो जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, चाहे वो जो वियतनाम हो, जापान हो, कंबोडिया हो, चाइना हो, सब जगह बौद्ध धर्म है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बुद्ध में कुछ ऐसी बात है, बुद्ध ने सबको लेकर चलने की बात कही है, बुद्ध ने मानवता की बात कही है, बुद्ध ने सबके लिए एक रास्ता बताया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध हैं उनका रास्ता ही अलग है। बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, आगे चल के हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था में आपको आपद धर्म इस समय दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या दिखाई देगा? संस्कारों की स्थापना हुई। क्या हुआ? संस्कार, संस्कारों की स्थापना।
कोई जानता है संस्कार क्या होते हैं? कुछ पता है संस्कार? बच्चों का होता है मुंडन संस्कार, होता है तो ना। इसके अलावा जब किसी की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। इसके अलावा जब बच्चों का जब जन्म होता है उस समय भी कई संस्कार होते हैं, है ना। जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक 16 संस्कार माने जाते हैं, जो सनातन धर्म में, जो वैदिक धर्म में अगर आप देखेंगे 16 संस्कारों की संकल्पना है। इस समय 600 बीसी में यही संस्कार आपके सामने आते हैं। जन्म से लेकर जो मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार की यहां पे बात रखी गई है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक पूरे संस्कारों की श्रृंखला है। अगर आप देखेंगे कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक आयोजन होता है भोज का, तेरही बोलते हैं। 13 दिन के बाद तेरही बोलते हैं। उसके पहले अंत्येष्टि संस्कार से ही काम शुरू हो जाता है। जब उसको लेकर जाएंगे तो एक आदमी तो चला गया, अगर जो बूढ़ा गया तो लोग ठीक है चलो भैया, कोई नौजवान गया तो लोग रोएंगे गाएंगे। उसके बाद जैसे ही वहां पर दाह संस्कार हो जाएगा फिर सबको भूख बहुत तेज लग जाती है। अगर सामान्य व्यक्ति के घर का है, जिसके पास नहीं पैसे, उसकी मृत्यु हो गई, आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज सहयोग से ज्यादा उस समय भी उस परिवार के ऊपर एक नया दुख आ जाता है, आर्थिक दुख। पैसा नहीं है लेकिन सारी व्यवस्थाएं करनी है। 13 दिन के बाद भोज भी कराना है, 1000, 2000, 500, 100, 200 आदमी को भोजन कराना है। इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं उनको अलग से देना पड़ता है, कपड़ा लत्ता, जो लोटा सोटा ये सब दे दिया। भैया ये सब नहीं पैसा है तो क्या होगा? सोचो जरा। ये है कर्मकांड। भगवत गीता में इन सारी चीजों के लिए नहीं कहा गया है, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और इन व्यवस्थाओं से सबसे बड़ा लाभ किसको है? ये सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि जिसके पास है दिमाग वो हमेशा कुछ न कुछ व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो इस समय आपको यह भी दिखाई देगा संस्कार, और क्या दिखाई देगा? अस्पृश्यता दिखाई देगी। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अनटचबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत क्या होती है बताओ जल्दी से दोस्तों, ना बताओ छुआछूत क्या होती है? क्या होती है छुआछूत? कहीं देखा है तुमने छुआछूत? कहीं होता है? हाँ, अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि हमको किसी ने छू दिया, हमारा धर्म नष्ट। पहले ऐसा नियम था, 600 बीसी के आसपास तो इतना खतरनाक नियम था कि जो नीचे के वर्ग थे जब वो चलते थे तो आवाज निकाल कर चलते थे, वो डंडा बजा कर चलते थे कि हम चल रहे हैं और कोई ना निकले। और इनके जाने के बाद वो स्थान उसको वो धुलवाया जाता था, तब ये महोदय निकलते थे। नहीं, वही तो होते रहे होंगे, यही लोग जो नीचे वाले। देखो धर्म अभी आएंगे उस पे, काम हर चीज यही करते थे, खेती किसानी सब कुछ, अनाज इनका, लेकिन इनको छू नहीं सकते। अनाज छुआ खा लेंगे। खतरनाक टाइप का इनका है ना धर्म। आप धर्म को क्या समझते हो? यहां पर अस्पृश्यता का मतलब यह हो गया कि छूने और खाने से धर्म नष्ट हो गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को जो निषेध करता है, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता अपराध है। होटल में गए, आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछ सकता, धर्म नहीं पूछ सकता,
पहले क्या था, पहले अलग अलग लोग अलग अलग समय भोजन करते थे। सबसे पहले ब्राह्मण साहब, फिर क्षत्रिय जी, फिर वैश्य, फिर शूद्र भोजन करते थे। ये नियम है गांव का। अगर आज भी जाएंगे तो आपको ये नियम वैसे भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। क्यों भाई, है कि नहीं है कि पहले इनको खिला दो भैया ऊपर वाले। अगर ये लोग भी बुलाते हैं किसी को, पहले तो इनके यहाँ कोई जाता नहीं। आज भी नियम ये है कि अगर देखेंगे कि अगर जो शूद्र के यहाँ विवाह है उसने बुला भी लिया, ये लोग भी गए लेकिन भोजन नहीं करेंगे। तो इस समय ये सारी व्यवस्थाएं भी, अस्पृश्यता उत्तर वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन अब यहां अस्पृश्यता दिख रही है। धर्म नहीं हो गया छुई मुई का पौधा हो गया कि आपने छू दिया और पौधा मुरझा गया। नहीं, ऐसा ही धर्म इस समय दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? इसके अलावा वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति दिखाई देती है इस समय। ये भी आपको समाज में दिखाई देता है। ये क्या है वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति, और ये क्यों आती है? जब भी नगरीकरण होगा तो नगरीकरण के बाद कुछ चीजें सामने आएगी। एक चीज आएगी वैश्यावृत्ति, कि महिलाओं को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा जहां अर्थ मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो वहां पर उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास होता है और महिलाओं को वस्तु के रूप में रख दिया जाता है। और ये वस्तुकरण ही बहुत ज्यादा इनके शोषण का कारण रहा है। जब भी आप किसी चीज को वस्तु बना दोगे तो वो शोषण के लिए हो जाएगी। तो यहां पर जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ेगा, 600 BC में नगरीकरण भी हुआ। जब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ तो खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हमको रूप दिखाई देता, उत्पादन बहुत बढ़ गया। और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो अधिशेष आएगा। अधिशेष क्या होता है? सरप्लस। जैसे आप किसी जगह हो, गांव में उत्पादन किया गया, उत्पादन करने के बाद अपने खाने के लिए रख लिया गया और सारा अनाज बेच दिया गया, इसको कहते हैं अधिशेष। और जब अधिशेष निकलता है तो आय बढ़ती है और वही अनाज पहुंचता है शहरों में। फिर उसी अनाज का जो 1 रुपए में खरीदा गया उसको 3 रुपए में बेचा जाता है शहरों में। ये जो मुनाफा है, ये मुनाफा कमाते हैं व्यापारी। मेहनत कौन करता है? किसान। तो मुनाफा कौन कमाता है? व्यापारी। उन्होंने कभी खेत का मुंह नहीं देखा, लेकिन व्यापार से सबसे ज्यादा मुनाफा उन्हीं को मिलता है। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस समय यह भी दिखता है कि हमें एक ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है जो वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति है। उसके पीछे का आधार क्या है? नगरीकरण जब भी होगा, अलग अलग नगर बनेंगे, उनका उदय होगा, तो हमें इस तरह की प्रवृत्ति भी जो साफ साफ दिखेगी। इसके अलावा विवाह की संस्था का उदय हुआ 600 BC में ही। हम देख रहे हैं कि इस समय में क्या क्या हो रहा है जो समाज के अंदर। ये जो हमारा टॉपिक क्या है? 600 BC का समाज। एक व्यवस्था उभर के सामने आती है, विवाह व्यवस्था। क्या है विवाह व्यवस्था? आप सब जानते हैं विवाह अच्छा और बुरा। इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा जो विवाह का मतलब हुआ कि पति पत्नी मिलकर एक अच्छे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा संबंध होगा जो अटूट होगा, जो कभी टूटेगा नहीं। अटूट संबंध की बात की गई है। अटूट संबंध क्या है? विवाह एक अटूट संबंध है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे इसको तोड़ने के भी उपाय हैं बहुत सारे। नहीं, अब तो ये तलाक तलाक तलाक, इस्लाम में तो 3 बार में ही मामला हो जाता था, लेकिन अब उसको रोक दिया गया। नहीं, तो महिलाओं का बहुत स्थान हल्का रखा गया था। लेकिन ये जो है स्थिति, तलाक, अगर मान लीजिए हमेशा शोषण हो रहा है तो मरने से अच्छा है
कि अपने आप को अलग किया जाए। क्या किया जाए? अलग किया जाए। अगर हम अलग नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन को उसी ढर्रे पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां आप देख रहे हैं एक विवाह को अटूट संबंध बताया गया है और 8 प्रकार के विवाह का हमें यहां पर उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह। 4 ऐसे विवाह, 4 विवाह मान्य हैं और 4 विवाह अमान्य हैं। तो मान्य विवाह, चलो ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह हैं जिसको ये माना गया है कि मान्य है। आज भी आप देखेंगे तो इस विवाह को मान्यता दी गई है, प्रजापत्य विवाह। जो लड़की का जो पिता है वो कन्यादान करता है और विवाह होता है। ठीक है। ये क्या है? जो ब्रह्म विवाह, इसमें ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको जो वैदिक परंपरा का या वेदों का जिसको ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के साथ यह विवाह होता है। इसको ब्रह्म विवाह कहा गया। एक ऐसा शीलवान, गुणवान, इसका मतलब यह होगा जो ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसा विवाह। उसके बाद जो प्रजापत्य विवाह है वो क्या है? उसमें आप देखते हैं कि जो पिता है वो आदेश देता है जो लड़की को भी और अपने जो दामाद को भी कि तुम दोनों मिलके साथ रहो, परिवार चलाओ। यही आजकल होता है। इसके बाद दैव विवाह। ऐसा व्यक्ति अगर आया जो पूजा कराने के बाद उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए आप, तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह, वो कहलाता है दैव विवाह। मतलब समझे? ऐसा विवाह जो पुजारी के साथ होता है। और ऐसी ही एक व्यवस्था आपको दिखेगी दक्षिण भारत में, जिसको कहा गया है देवदासी व्यवस्था। देवदासी व्यवस्था क्या है बताओ जल्दी से? ऐसी व्यवस्था जहां पर अपने छोटे छोटे लड़कियों का लोग दान कर देते थे मंदिरों में। भारत की जनता बड़ी भोली है। अपने कल्याण के लिए आप अपना दान कर दो ना, जो बच्चों का दान क्यों? तो लड़कियों का दान कर दिया गया, और लड़कियों का जब दान हुआ तो लड़कियों का विवाह कर दिया गया उन देव मूर्तियों के साथ। एक तरफ मूर्ति और एक तरफ जो लड़की। अब क्या होगा खुद सोचो। जो पुजारी है उसकी अलग सोच है। धीरे धीरे वहां पर यह कहा गया कि ऐसा है कि जो देवता है वो नृत्य देखते हैं, स्वर्ग में इंद्र देखता है और यहां के मंदिर में ये भी देव मूर्ति नृत्य देखेगी। फिर नृत्य होने लगा, वो देवदासियां नृत्य करने लगी। फिर जो पुरोहित है वो भी नृत्य देखता था और अगल बगल के जो सामंत थे उनको भी बुला लेता था, कहे आओ तुम लोग भी। और धीरे धीरे वो देवदासी जो व्यवस्था है वो आडंबर का और अव्यवस्था का केंद्र बन गई और महिलाओं के शोषण का भी केंद्र बन गई। खूब हुआ है ये सब। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं भी भारत में रही है। तो देव विवाह और इसके बाद आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? जो लड़की का पिता है उसको चाहे एक बैल या गाय का जोड़ा दे दो, उसके बाद उसकी कन्या से विवाह कर लो। हाँ वो, और इस जगह दहेज कौन देगा? जो लड़के वाले देंगे, लड़की वाले नहीं देंगे। अब तो लड़की वाले पे डाल दिया गया है कि अब अपनी लड़की को देना है, आप दे, हमें नहीं चाहिए। एक लोग मुझे मिले थे तो बड़ा मुझे आज भी याद आता है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एकदम दहेज नहीं चाहिए। हम के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं।
अगर आपको दहेज नहीं चाहिए, इससे अच्छा क्या है? फिर अगली लाइन, अब जो लड़की के पिता ने जो संकल्प लिया होगा उसके लिए हम मना नहीं कर सकते। अरे भाई, लड़की के पिता ने फिर क्या संकल्प लिया होगा? क्या संकल्प लिया होगा? जो भी संकल्प लिया होगा, अब वो हो सकता है उसने ये संकल्प लिया हो कि मैं अपने बेटी को हर चीज दूंगा, तो आपने नहीं मांगा लेकिन आपको मिल सब गया, आप उसके लिए नहीं मना कर रहे हो। अरे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे पास सब कुछ है। लोग कहते हैं हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस कहीं बेटी चाहिए, और बाद में बेटी चाहते जाते फिर एक, देखिए ऐसा है कि वहां वाला जो हमारा काम है वो देख लेते, ज्यादा अच्छा था, उस जगह की व्यवस्था देख लीजिए। 1 रुपए के संकल्प लेने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो कहते हैं हमको 1 रुपया दे दीजिएगा, बाद में वो 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। क्षमता से ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये 4 प्रकार के विवाह जो मान्य विवाह थे। अमान्य विवाह बताओ। असुर, हर विवाह के नाम के आगे असुर या पिशाच आपको दिखाई देगा। असुर विवाह, असुर विवाह होता है। इसके अलावा और कौन सा? पिशाच विवाह और राक्षस। बहुत बढ़िया। और जो गंधर्व विवाह। चार प्रकार के विवाह है जो अमान्य है। जिस चीज को जनता बहुत ज्यादा मना करती है वही विवाह बहुत अपील कर जाते हैं। नहीं, असुर विवाह में आप देखेंगे जो लड़की को खरीद कर, ये विवाह भी आपको अलग अलग स्थानों पर दिख जाएगा। जैसे राजस्थान हरियाणा में आप जाएंगे तो ये लोग लड़की ही खरीद लाते हैं, जैसे नेपाल से खरीद लाए। अशिक्षा जहां है वहीं से आएंगी लड़कियां, या बांग्लादेश से ले आए, जो बिहार से ले आए, भाई अलग अलग स्थानों से ले आए। नहीं, हटा दो भाई, बिहार हटा दो लाइन से, जो संसद कार्रवाई से बिहार हटाओ। अलग अलग स्थानों से ले आए। बस इतनी बात समझ लो कि ऐसे विवाह को आप अच्छा विवाह तो नहीं मान सकते, लेकिन यह है कि ये जो विवाही है। ठीक, इसके बाद जो पिशाच विवाह, इच्छा के विरुद्ध, ये भी विवाह आपको खूब दिखते होंगे। इच्छा के विरुद्ध विवाह। अब मान लीजिए कि एक तरफा किसी का प्रेम है, उस प्रेम में बड़ी समस्याएं होती हैं, लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं। अगर इच्छा के विरुद्ध का मतलब यह है कि इच्छा नहीं है तो विवाह नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग इस मानसिकता के होते कि हमको कोई मना नहीं कर सकता, हम इतने बड़े सामंत हैं, और ऐसे विवाह में हिंसा भी हो जाती है। तो ऐसे विवाह जो होते हैं वो पिशाच विवाह कहलाते हैं। पिशाच मतलब होता है भूत प्रेत राक्षस टाइप का व्यक्ति हो। नहीं, ऐसे लोग जो विवाह करते हैं किसी जो लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे विवाह को कहते हैं पिशाच विवाह। फिर राक्षस विवाह, एक ही चीज। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपहरण हो जाता है। इसके पहले आपने खूब भारत में परंपरा रही है, जैसे जो भीष्म पितामह ने भी किया था। उनको पता चला कि वहां पर ऐसा ऐसा है माहौल, अंबा अंबालिका सबको उठा लाए। बाद में उन महिलाओं ने कहा कि हमसे विवाह करो नहीं तो हम तो देंगे श्राप। उन्होंने कहा कि हम तो बाल ब्रह्मचारी, हम तो शादी नहीं कर सकते। अंबा अंबालिका ने वहीं पे श्राप दिया और ये कहा कि अब हमारा जीवन इस जन्म का जाता है, लेकिन आपके मृत्यु का कारण हम ही बनेंगे। अगले जन्म में वही अंबा अंबालिका जो शिखंडी के रूप में जन्मे। ठीक, इसीलिए जब आमने सामने आए तो भीष्म ने हथियार रख दिया। जो भीष्म के पास वरदान था कि हाथ में अस्त्र रहते हुए कोई आपको मार भी नहीं सकता, और इच्छा मृत्यु भी थी। तो ये भी ऐसे प्रकार के विवाह जो अपहरण करके होते थे उनको कहा गया है जो राक्षस विवाह।
इसके अलावा गंधर्व विवाह, इसको कहेंगे आप ऐसा विवाह जो है जहां पर प्रेम तत्व की प्रधानता है, प्रेम। अब इस तरह के विवाह में जो साक्षी बनाया जाता है वो बनाया जाता है आकाश को, धरती को, और कोई नहीं रहेगा। एक दूसरे को माला पहना दिया, जो मंदिर में ईश्वर को साक्षी मान लिया, और ये कहा गया कि आज से हम लोग पति पत्नी हो गए। ये विवाह आज के समय में लोगों को बड़ा अपील करता है, तो लव मैरिज। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आम सहमति बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जिस माता पिता ने आपको इतने समय तक पाला पोसा, आपने इस लायक भी नहीं समझा कि उसको बुला लिया जाए, अपनी इच्छा जो सर्वोपरि हो गई। होता क्या है कि मानव अपनी इच्छाओं का गुलाम है। इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इच्छाओं को रोक पाना असंभव सा हो गया है। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब अब भाई अपनी अपनी समस्याएं हैं। जब व्यक्ति अपने माता पिता को याद रखता है तब ये सब काम थोड़ा सा करने से पहले जो सोचता है। आप इस स्तर पे आ गए हैं तैयारी के कि अब यहां ये सब बातें हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं, सामान्य बात है। मेरा ये अपना मानना है, अगर आपको ऐसा भी विवाह करना हो तो उसमें कोई समस्या नहीं, आप हो जाइए सफल, करिए फिर अपने हिसाब से, आम सहमति हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। लेकिन समय से पहले कर लिए तो फिर उसके बाद हर व्यक्ति के लिए जो समस्या का कारण बनेगा। तो ये चीज यहां पर आपको जो विवाह व्यवस्था दिखती है। और क्या दिखाई दिया था इस समय की अर्थव्यवस्था? आनंद में आप लोग आ गए हैं जो विवाह के नाम पे, गजब स्थिति है। (600 BC की अर्थव्यवस्था, (600 BC की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या चल रहा है इस समय बताओ? यह समय जो है वो आर्थिक विकास का समय है, और इस समय आपको बड़े पैमाने पर जो समृद्धि दिखाई देगी। आर्थिक विकास बहुत हुआ, और आर्थिक विकास से यहां पर आपको समृद्धि दिखाई देगी। थोड़ा अपना हाथ भी चलाते रहो, कुछ जो नोट भी करते रहो। कॉपी लेकर आए हैं, उसको निकाल के थोड़ा हमारे साथ कुछ कुछ लिखते चलो तो थोड़ी बातें समझ में आती जाएंगी। 600 BC का काल कैसा है? एक तो आर्थिक विकास और दूसरा जो समृद्धि का काल है। क्या हो रहा है? ये चीज क्यों ऐसी दिखाई दे रही है? क्योंकि इस समय जो कृषि की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था में अधिशेष दिखाई देता है, और ये जो अधिशेष है ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो दूसरी बार दिखता है। के बाद ये हमें दूसरी बार दिखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लोहे के हलों से बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी। इसके अलावा धान रोपण की भी जिससे उत्पादन की वृद्धि, और इसने अगर हम देखेंगे आर्थिक विकास को बढ़ाया, और जब आर्थिक विकास बढ़ेगा तो लोगों के जीवन में समृद्धि भी आएगी। और इसी से अगर आप देखोगे तो जनसंख्या में वृद्धि दिखाई देती है। जनसंख्या में वृद्धि,
और इसी ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। हाँ, ये जो विकास था नगरों का, ये दूसरा नगरीकरण आप इसको कह सकते हो। दूसरा नगरीकरण है ये। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर ये दूसरा नगरीकरण ये 600 बीसी में जो हमें नगर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रमुख नगर कौन कौन से यहां दिखते हैं? एक तो वैशाली दिखता है, कौशाम्बी, साकेत, राजगृह आदि। ये सारे आपको जो नगर दिखाई देते हैं इस समय। इस समय अगर आप देखेंगे तो राजगृह से हमें एक सूचना मिलती है कि 18 प्रकार के व्यवसाय यहां होते थे। 18 प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है। इसका मतलब इस समय ये आ गया कि लोग अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते थे। कोई कपड़े का व्यवसाय करता होगा, कोई अन्य अन्य प्रकार के व्यवसाय करते होंगे, कोई सब्जियों का करता होगा, फल का करता होगा। सारे प्रकार के व्यवसाय आपको दिखाई देते हैं, है ना। हर तरह के, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो या सोने का काम करने वाले हों, हर प्रकार के व्यवसाय की सूचना हमें मिलती है। ठीक है, ये है 600 बीसी की अर्थव्यवस्था। बोलो फटाफट, वंशिका आई बात समझ में बेटा? इसके बाद हाँ, मुद्रा और पूंजी बाजार। हो गया, नोट कर लिया? अगला पॉइंट बनाते हैं, जो मुद्रा और पूंजी बाजार इस समय हमें जो दिखाई देता है। एक तो मुद्रा और पूंजी बाजार। छह सौ बीसी में आपको ये भी एक नया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये स्ट्रक्चर ही वर्तमान के अर्थव्यवस्था का आधार है। ध्यान समझना, आज की जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो इसी से चल रही है, मुद्रा से। अलग अलग देशों की अपनी अपनी मुद्रा है, और उसके अलावा उसी मुद्रा के आधार पर एक बाजार भी चलता है। अगर इसको समझ लोगे तो आज की इकोनॉमी भी समझ पाओगे। इकोनॉमी जो शब्द है उसकी व्यवस्था कैसे चलती है? मुद्रा क्या होती है? हम 1 रुपए लेकर गए और हमने कुछ खरीद लिया। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले आप लेकर गए, जो गेहूं लेकर गए तो बदले में लेकर आए नींबू। लेकिन अब उसके स्थान पर एक नया स्ट्रक्चर दिखने वाला है। यह स्ट्रक्चर ही आधुनिक नगरीकरण का आधार बनाएगा, और इसको समझ गए तो हम अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे, इकोनॉमी को समझ पाएंगे। इस समय आपको देखेंगे कि भारत के इतिहास में पहली बार मुद्रा और पूंजी बाजार की संकल्पना दिख रही है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार 600 बीसी में एक तो मुद्रा का स्ट्रक्चर दिखा, और आपको पूंजी बाजार की स्थितियां यहां पर दिखती है। इस समय आप देखेंगे कि जो हमको मुद्रा हमारे सामने आती है, उसके लिए एक शब्द आता है आहत सिक्के। इसके लिए एक शब्द आता है आहत सिक्के। आहत सिक्के अगर आप देखें तो इन सिक्कों पर एक चीज आपको नहीं मिलेगी, तिथि नहीं मिलेगी। तिथि नहीं मिलेगी। तो 600 बीसी के स्ट्रक्चर में जो सिक्के मिल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्कों में भी 2 हिस्से आपको दिखाई देंगे। एक सिक्का आपको दिखाई देगा चांदी का,
और एक सिक्का आपको दिखाई देगा तांबे का। चांदी के सिक्के में भी दो हिस्से आपको दिखते हैं। एक तो आपको दिखेगा जो सतमान कहलाता था और दूसरे का नाम था कसारपड़। ये दो सिक्के दिख रहे हैं। तांबे के सिक्के में भी दो हिस्से आपको दिखते हैं। एक तो मासक सिक्का कहलाता था और दूसरा सिक्का था काकड़ी। इसका मतलब क्या है कि इस समय हमें सिक्के भी मिलने लगे और ऐसे सिक्कों पर कोई तिथि नहीं है और इन सिक्कों में भी अलग अलग रूप हैं। कहीं न कहीं अब लोग सिक्कों के आधार पर व्यापार करने की जो व्यवस्था थी उससे परिचित हुए होंगे। इससे पहले सिक्का था लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कुछ मोहरें मिलती हैं, कुछ मुद्राओं के साक्ष्य हैं, लेकिन ये अभी पता नहीं चला है कि वो सिक्के हैं कि मोहर है, क्या है। लेकिन यहां पर आपको ये पहली बार भारत के इतिहास में सिक्कों का स्ट्रक्चर इसी समय दिखता है और इसी सिक्कों से ही आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का पहली बार मौद्रीकरण हुआ। क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का पहली बार मौद्रीकरण हुआ। तो मौद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था इनकी चल रही थी वहां पर मुद्रा चलने लगी और जब मुद्रा चलेगी तो कहीं ना कहीं एक नगरीय आधार को मजबूत बनाने का प्रयास होगा। अगर आप देखेंगे कि जब भी मुद्राकरण होगा या जब मौद्रीकरण होगा तो लंबी दूरी के व्यापार संभव होंगे, इसके अलावा जो नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। बोलो फटाफट। पैसा नहीं होगा तो क्या आपके नगर बन सकते हैं क्या? आज हम शहर में बैठे हम कोई खेती किसानी करते हैं क्या? और जब हम खेती किसानी नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना खेती किसानी किए अगर आप नगर में सब कुछ पाते हैं तो वो मुद्रा की वजह से। आप शहर में आ गए, आपको कुछ भी खरीदना है यहां पर आप तुरंत खरीद सकते। आटा चाहिए, 100 रुपए फेंकिए, आटा लेकर आ जाइए। अगर ये ना होता तो क्या करते? अपना बैग लेकर आते, अपने आते आपका जो भी स्थान है, अलग अलग स्थानों से हम सब आए हैं, तो फिर हम क्या करते? उतना अनाज लेकर आते, अनाज के बदले उतना अनाज देते तो हमको कुछ मिलता। लेकिन जब हमारी व्यवस्था में मुद्रा आ जाती है तो हमारा जीवन आसान हो जाता है और जब जीवन आसान होता है तो नगरीकरण होता है। मुद्रा हमारे जीवन को आसान करती है, हमें एक व्यापारिक आधार पर आगे बढ़ने के लिए उत्साह देती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में जो बुद्ध का काल है उस समय मौद्रीकरण भी हो रहा है। पहली बार भारत के इतिहास में सिक्के दिखाई दे रहे हैं और उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्के के अलग अलग रूप हैं और यहां पर जो दूसरी चीज दिख रही है मौद्रीकरण दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? ये जो सिक्के हैं आहत सिक्के के बारे में आपने इसके पहले सुना है कि आहत सिक्के होते क्या हैं? कुछ जानते हो? नहीं जानते? भारत में सबसे पहले आहत सिक्के चलाए गए जो मुद्रा के रूप में। इन सिक्कों पर तिथि नहीं है। ठीक, ये सिक्के भी चांदी के हैं और तांबे के हैं। इसके अलावा एक चीज और है, इनके ऊपर चित्र मिले हैं। देखो बड़ी अच्छी बात है, चित्र मिले हैं सूर्य के, चंद्रमा के, इसके अलावा वृक्ष के, पहाड़ के, ये सारे चित्र मिले हैं। इसका मतलब ये भी है कि उस समय कहीं ना कहीं हमारे सोच में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रही होंगी। या तो हम सूर्य की पूजा करते रहे होंगे
या तो चंद्रमा को महान मानते रहे होंगे, या तो वृक्ष को महान मानते रहे होंगे, उसकी पूजा करते रहे होंगे। आज भी वृक्ष की पूजा होती है, लोग वृक्ष के पास जाते हैं, वहां पर जो लाल धागा बांध देते, कहे हे वृक्ष देवता, जब तक हमारी मनौती पूरी नहीं करोगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और आप अगर मान लो कि वहां पर रोज जाते हो तो आपको देखकर अन्य लोग भी पहुंचने लगेंगे। एक पेड़ तुम अपना लो, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक पेड़ तुम ये इस बात को अपने मन में सोच लो कि इस पेड़ के पास मैं रोज जाता हूं, ये हमारी हर चीज पूर्ति कर देगा। आपको अगल बगल के लोग भी देख रहे हैं डेली, ये रोज सुबह उठ के डेली लाल धागा बांध रहा है और यहां मनोकामना पूर्ण होती। उसके बाद आप एक दिन बोलो कि हमारा एक काम हो गया, बहुत बड़ा काम जो कभी नहीं हो रहा था, वो इसी वृक्ष देवता ने दिया। वो वृक्ष देवता जो है आज उसी दिन से वो हो जाएंगे भगवान। भगवान ओशो एक बहुत बड़ी बात करता है, बहुत बड़े फिलोसफर हैं ओशो रजनीश नाम है उनका। ओशो ने कहा कि जब तुम किसी पेड़ के पास बैठते हो तो वो पेड़ भी तुम्हारा इंतजार करने लगता है कुछ समय के बाद कि तुम आ जाए नहीं। उसके पास नहीं है बोलने की शक्ति, लेकिन वो इंतजार करता है तुम्हारा। हम मानव है, महसूस तो कर ही सकते हैं किसी की भावना। ओशो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, इसीलिए अमेरिका और हर जगह उनके जो नाम का सिक्का चलता है, लोग उनकी बात मानते हैं। ओशो ने कहा कि अगर तुम किसी पेड़ के पास जाते हो तो वो तुम्हें बार बार अपने पास बुलाता है। जब तुम पहुंचते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर तुम बैठते हो वहां सोचते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो पेड़ को काटने वाला है, तो पेड़ अंदर ही अंदर रोता है कि आज मैं कट जाऊंगा, आज मैं कट जाऊंगा। अब सोचिए, इतने महान लोग हुए हैं। जगदीश चंद्र बोस ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने पेड़ों की संवेदनाओं को भी मापा था। सब में संवेदना है, ऐसा नहीं कि हम सब में है, दुनिया के हर कण में संवेदना है। जैन दर्शन यही कहता है। तो पेड़ के पास आप पहुंचे, आपने उसको मनाना शुरू किया, पेड़ भी खुश हो गया। उसने कहा हे ईश्वर, मैं तो पेड़ ही हूं लेकिन आपका हूं, अगर ये मुझसे कुछ मांगता है तो दे दो। और फिर आपने वहां पर एक लाल धागा बांध के अपनी मनौती पूरी कर लिया। उस दिन से उस पेड़ की भी पूजा होने लगी। तो वृक्षों की पूजा, पहाड़, ये सारे दृश्य आपको इन सिक्कों पर दिखाई देंगे। पहाड़ की पूजा होती है कि नहीं होती? यहां होती है पहाड़ों की पूजा। खूब परिक्रमा लगती है, गोवर्धन की परिक्रमा लगती है। एक चित्रकूट में पर्वत है कामदागिरी, उसकी परिक्रमा लगती है। लोग जाते हैं चित्रकूट में, कामदागिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। बहुत सारी परिक्रमाएं लगती हैं पर्वतों की। हे पर्वत, तुम ही भगवान हो, हम और कुछ जानते नहीं, हम तुम्हारा चक्कर लगा रहे, इसी उद्देश्य से भगवान मिलना चाहिए। आदेश दे देते हैं हम। आपको अगर ईश्वर से कुछ चाहिए तो आप जाते हो मंदिर में, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हो और कहते हो आज लड्डू खिला रहा हूं, और ये लड्डू खाने के बाद हमको भूलना बिल्कुल मत। ये लड्डू इसीलिए है कि हमें आप हमारा काम पूरा करो। ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देंगी कि इस समय के जो आहत सिक्के हैं उस पे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पहाड़ के दृश्य भी दिखते हैं। और क्या दिख रहा है? इसके अलावा मानव की आकृति भी दिखती है। इन सिक्कों पर मानव की आकृतियां भी हैं। मानव आकृति, इसका मतलब हो सकता है कि कोई जो राजा हो सकता है कि आम व्यक्ति के भी चित्र हो सकते हैं। तो हमें ये सारी चीज दिखती है। अगर आप देखेंगे कि ये जो सिक्के थे, जो आहत सिक्के थे, इनका जो प्रचलन था वो राजाओं के द्वारा नहीं हुआ था। इनका आरंभिक प्रचलन करवाया गया व्यापारियों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा। ये जो सिक्के थे इनको व्यापारियों के द्वारा, इनका अगर आप देखेंगे आरंभिक प्रचलन कराया गया। मतलब राजा ने ये सिक्के शुरू नहीं किए थे,
अगर 600 बीसी में अगर आप ये बात जो हो रही है 600 बीसी में, राजा के द्वारा नहीं है सिक्के, राजा के द्वारा नहीं, ये सारी चीजें अभी इनिशियल लेवल पर व्यापारी के द्वारा हो रही है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि राजा भी इसी व्यापार में धीरे धीरे इनको नियंत्रण करने का प्रयास करेगा, और जब राजा नियंत्रण करने का प्रयास करेगा तो अर्थव्यवस्था रुकने लगेगी। तो यहां यह चीज दिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाइए पूंजी बाजार पर। पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी मतलब होता है कैपिटल, और जो बाजार मतलब होता है मार्केट, कैपिटल मार्केट। इकोनॉमी में खूब चलेगा, आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आएगा पूंजी बाजार क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण क्या होता है, हार्ड करेंसी क्या होती है, जो सॉफ्ट करेंसी कौन सी होती है। दुनिया की हार्ड करेंसी मतलब हॉट करेंसी भी उसको बोलते हैं, हार्ड करेंसी या हॉट करेंसी। हॉट करेंसी मतलब बहुत मजबूत मुद्रा, डॉलर, येन, जो अलग अलग देशों की मजबूत मुद्राएं हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर दिनार, बहुत सारी मुद्राएं हैं दुनिया में जो मजबूत हैं, जिनको हॉट करेंसी बोलते हैं। और कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जो हल्की होती है, जिनका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं, उसको कहते हैं सॉफ्ट करेंसी, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे पूंजी बाजार। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक चीज आपको दिखाई देगी, ब्याज पर पैसा देना शुरू हुआ। क्या है? ब्याज पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान बने जहां पर लोग अपना पैसा जमा करने लगे, पैसा जमा करने की व्यवस्था शुरू हुई, पैसे को जमा करना। कुछ ऐसी श्रेणियां बन गई जहां पर पैसे जमा होने लगे। ऐसी श्रेणियां बनी जहां पर पैसे लोग कहने लगे कि साहब ऐसा है, मैं हूं व्यापारी, मेरा पैसा तुम रखो अपने पास। तो इन श्रेणियों ने कहा कि हम तुम्हारा पैसा रख के हमें कोई फायदा तो होगा नहीं, ऐसा करते हैं हम अन्य लोग का भी जमा ले लेते हैं, और कुछ लोगों को ऋण पर भी हम पैसा दे देंगे। ऋण पर पैसा देना, तो एक तरह से ये श्रेणियां बैंकिंग सिस्टम के तरह से काम करने लगी। यहीं से बैंकिंग की भी शुरुआत हो गई, नहीं? और क्या दिखता है इसके अलावा? अब एक बात समझो, जब ऋण पर पैसा मिलेगा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में जो व्यापारी हैं, मान लो कि एक एक्स स्थान है, एक्स स्थान पर खूब व्यापारियों ने अपना पैसा लगाया और यह स्थान बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, इसकी स्थितियां बहुत मजबूत हो गई। अब यहां पर पैसा लगाने पर बहुत पैसा नहीं मिलेगा, तो व्यापारी अपना पैसा लगाएगा जहां अभी बहुत विकास नहीं है इस क्षेत्र पर। जब पैसा इकट्ठा होगा तभी पैसा लगेगा, ये नियम है व्यापार का। जो व्यापार का नियम है पूंजी संचय। अगर पूंजी का संचय नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। पैसा इकट्ठा करोगे तभी तो व्यापार खोलोगे। सामान्य सी बात समझो, अगर तुमको कपड़े का व्यापार खोलना है, 10,000 रुपए उसकी आवश्यकता है, तो तुम्हारे पास 10,000 रुपए होना चाहिए, तब तो खोलोगे साहब। अगर ये पैसा नहीं है तो पैसा यहां से मिल जाए ऋण पर, अगर नहीं है तो यहां से मिल जाए श्रेणी से, तो फिर हम यही पैसा लेकर यहां नहीं चले आएंगे, तो इस जगह आ जाएंगे। और यहां पर जो पहले से व्यापार नहीं हो रहा है वो व्यापार यहां भी शुरू हो जाएगा, और जब व्यापार शुरू होगा तो यहां भी समृद्धि आएगी। तो जितने भी स्थान है वहां पर समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो व्यापार बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा,
जो चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं उसके पीछे का आधार ये है पूंजी बाजार। पैसा घूम रहा है एक स्थान से दो स्थान पर। अब आज की दुनिया से तुम्हें समझाता हूं। आज क्या है, जैसे मान लो मैं व्यापारी हूं, मैं पैसा तब लगाऊंगा जब किसी स्थान पे आप सब ने बताया कि सर हमारे यहां पैसा लगा दो, तो हम पूछेंगे अच्छा चलो ये बताओ कच्चा माल वहां पे उपलब्ध है, जो मैं अपना व्यापार लगाना चाहता हूं उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध है, तो आप बोलोगे हाँ। फिर मैं पूछूंगा अगल बगल रेलवे स्टेशन है, आप बोलोगे हाँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वहां पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, कि मैं अनजान व्यक्ति हूं, मैं आपके साथ तो चला गया, आप तो लोकलाइट हो वहां के, हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी व्यापार पे तो हम क्या करेंगे। तो हम व्यापार करने के लिए तब जाएंगे जब हम इंश्योर हो जाएं कि वहां व्यापार चला पाएंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जब व्यापार लगाने जाती हैं तो पहले पूछती हैं साहब सुरक्षा की व्यवस्था क्या, बिजली उजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सरकार कहती है एकदम आइए, हम आपको सब चीज देंगे। जब झारखंड में हमको बिजनेस लगाना होगा तो हम पहले ये देख के आएंगे कि जो नक्सलियों की समस्या तो नहीं है। गए हम व्यापार लगाने, आगे नक्सली बंदूक लेके, कैसा है कि अधिकतर पैसा जितना भी तुमने कमाया है सब यहां रख दो। तो व्यापार करने के लिए भी सुरक्षा चाहिए, या तो सुरक्षा राज्य दे या तो सुरक्षा हम स्वयं ले। तो व्यापार के लिहाज से ये भी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कंपनियों की स्थापना कहां हुई, अमेरिका में। क्यों? अमेरिका में कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। जो सिक्योरिटी का मामला है, जो सुरक्षा का मामला है, वो वहां नहीं है। भारत में कंपनियां आती हैं तो हमेशा डरती रहती हैं, ऐसा ना हो जाए कि यहां के लोग ही विद्रोह कर जाएं। आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे ऐसे प्लांट आए, जैसे जो वेदांता का प्लांट आया तो उसको नहीं लगने दिया गया। अलग अलग स्थानों पे जो विरोध होते हैं। तो हम जब व्यापार करना चाहेंगे तो सिक्योरिटी भी चाहेंगे, सुरक्षा भी चाहेंगे। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसलिए अगर तुम मुझसे ये भी कहोगे कि सर वहां खोले, तो मैं नहीं खोलूंगा। पहले मैं उसका खुद जाकर ऑब्जर्वेशन करूंगा या ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा। तो यहां पर अभी एक अच्छा माहौल है, एक व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो यहां से जो ऋण पर पैसा जो इनके पास आया उसका निवेश यहां पर हुआ। इससे एक तो व्यापारियों की स्थिति मजबूत हुई, दूसरे इस क्षेत्र की स्थिति भी मजबूत हुई। बहुत बढ़िया। और क्या हुआ? अब आ जाइए श्रेणी व्यवस्था पर। एक चर्चा हमने और किया था, श्रेणी व्यवस्था। तो श्रेणी व्यवस्था क्या है, फटाफट आओ। श्रेणी व्यवस्था सबसे पहले तो इसकी भूमिका क्या है। अगर कोई स्ट्रक्चर इस समय आ रहा है 600 बीसी में, अगर कोई व्यवस्था आ रही है तो व्यवस्था कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मुद्रा आ चुकी है, पूंजी बाजार आ चुका है, हर व्यवस्था हो चुकी है। तो आपको एक बात अपने आप समझनी पड़ेगी कि व्यापारी मजबूत हो गया है। क्या हो गया व्यापारी? पूरी दुनिया में अभी कौन शासन चला रहा है? व्यापारी। भारत में अभी व्यापारियों को यह लग जाए कि ये सरकार बदलनी हो तो क्या उनको जो समय लगेगा, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। व्यवस्थाएं बदल जाएंगी तुरंत, क्योंकि सबसे बड़ी फंडिंग व्यापारियों के द्वारा होती है। ध्यान समझना, आज पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम कर रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी देश है। जो सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पूंजी का है। तो अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि व्यापारियों का सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेरिका में जब भी नीतियां बनती है तो व्यापारियों से पूछकर बनती है, उनके लिहाज से बनती है। भारत में भी जब नीतियां बनती हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो
जो बड़े व्यापारी हैं उनका क्या सोचना है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी भी सरकार के ऊपर भी लगातार ये आरोप लगता है कि जो सरकार है वो अडानी को अपना सपोर्ट करती है। नहीं, ये बात इसीलिए आती है सामने। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज, महिंद्रा, सब अच्छे अच्छे ग्रुप हैं भारत में। आप एक बार इनको कुछ भी बोलोगे तो ये अपना उठाएंगे झोरा झंडा और कहीं और लगा देंगे, और आपके देश में बड़े पैमाने की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। तो यहां पर जो श्रेणी व्यवस्था है, इनकी बहुत सारी जो भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका क्या है? आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका। इसके अलावा आप देखते हो इनकी राजनीतिक भूमिका। इसके अलावा आप देखते हो इनकी सामाजिक भूमिका। इसके अलावा सांस्कृतिक भूमिका। इसके अलावा देखते हो वैधानिक भूमिका। इसी स्ट्रक्चर से पूरी आपको बात एकदम समझ में आ जाएगी कि श्रेणियां क्या होती थी, क्या उनकी भूमिका होती थी। तो श्रेणियों का मतलब क्या है? व्यापारियों का समूह। एक ऐसा समूह जो भारत में व्यापार को संचालित करने के लिए जिम्मेदार था। अभी तक मैंने आपको बताया कि अभी राजा जो सिक्कों के प्रचलन में अभी नहीं शामिल है। अभी जो सिक्के चलाए जा रहे हैं वो व्यापारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर व्यापारी सिक्का चलाएगा, अगर व्यापारी आपके व्यापार को बढ़ाएगा, तो व्यापारी मजबूत भी होगा। यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि जो व्यापारी हैं उस समय के, उनको कहा गया श्रेणी। और अलग अलग व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी थे उनकी अलग अलग श्रेणियां थी। जैसे अगर आप देखो, कपड़े का व्यवसाय करने वाला कपड़े का व्यापारी है ना, तो यहां पर जो कपड़े का व्यापारी होगा उसकी श्रेणी अलग होगी। फिर जो लोहे का व्यापारी, फिर अलग अलग जो सोने का व्यापारी, बहुत सारे व्यापारियों का समूह होगा। और ये जो समूह होगा, इन समूहों में एक मुखिया होगा, और ये जो मुखिया होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ये अपने अपने समूह के व्यापार को संचालित करवाएगा। क्या करेगा? बहुत बढ़िया, ये संचालित करवाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक भूमिका। ये श्रेणियां पहला काम तो ये करती थी, उत्पादन को जो बढ़ावा देती थी। मान लीजिए कि अगर जो कपड़े का जो व्यापारी है, जो इसका मुखिया होगा, वो अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? उत्पादन बढ़े तो पहली चीज उत्पादन को बढ़ावा देने का काम। अब उत्पादन करने से ही तो नहीं पैसा मिल जाएगा। तुमने फैक्ट्री में सामान बना दिया तो उसको अपने पास रखे रहोगे तो पैसा मिल जाएगा? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ेगा। तो इन श्रेणियों का ये दूसरा काम क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजें। और क्या? इसके अलावा ये जो श्रेणियां थी ये खुद भी जमा स्वीकार करती थी। जमा स्वीकार करती थी, और अगर आप देखेंगे तो ये ऋण भी देती थी। इसीलिए हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि एक तरह से बैंकिंग व्यवस्था के तरह से काम करती थी, कि समान काम करती थी।
बैंकिंग व्यवस्था के समान काम करती थी। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो कि अपने साथ साथ ये जो व्यापार करने के लिए मजदूरों को भी शामिल करती थी, जो मजदूरों को भी शामिल करते थे। अपने भी काम करते थे और साथ साथ मजदूरों को भी शामिल करते थे और उनके माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाते थे। और आप देखेंगे इनका ये काम तो समझ में आ गया, ये इनकी आर्थिक भूमिका है। ये अभी आपने देखा तो ये बेसिकली ये जो अभी बात हुई ये इनकी आर्थिक भूमिका पर बात हुई। किस पे बात हुई? आर्थिक भूमिका। अब इनकी राजनीतिक भूमिका भी एक पॉइंट है। अब राजनीतिक भूमिका क्या है वो समझ लो। अगर आप देखेंगे तो इन श्रेणियों को राजा के पास से स्वायत्तता मिली थी। राजा को जो फ्री में सब कुछ मिल रहा, कुछ तो करना नहीं राजा को। राजा ने कहा ऐसा है तुम श्रेणियों बढ़िया कर रहे हो, तुम लोग ऐसे ही करते रहो और हम तुम्हें स्वायत्तता देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे अंतर्गत हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए स्वायत्त हैं। हम सबसे ऊपर, हमको जयकारा हमारा लगाओ और उसके बाद तुम अपना काम करो। आओ हमारे दरबार में, हमको प्रणाम करो और कुछ हमको ला के दो पैसा वैसा और फिर तुम स्वायत्त। तो इस समय व्यापारियों के समूह ने खूब पैसा राजा को दिया, कहा ऐसा है ये पकड़ो पैसा, लेकिन अपने को चाहिए सम्मान और छत्र। आप देखेंगे इस समय जो श्रेणियां थी वो अपना रथ अलग से लेकर चलती थी, सोने का रथ, बढ़िया सोने का रथ लेकर चलती थी, छत्र एक आदमी पीछे लगा के चलता था। मतलब व्यापारियों का बड़ा वर्चस्व था। छत्र लेकर चलते थे, चवर लेकर चलते थे, इसके अलावा अपना ध्वज लेकर चलते थे, झंडा। तो ये काफी मजबूत स्थिति थी। अगर आप देखते हैं तो इनके पास अपना रथ, छत्र और ध्वज का रखने का अधिकार था। इसके अलावा इन श्रेणियों के जो प्रमुख होते थे ये अपनी निजी सेना भी रखते थे कि साहब ऐसा है हमें सेना भी रखनी पड़ेगी। इतना सब कुछ लेके चल रहे हैं, सोने का रथ हो और सारी व्यवस्थाएं, अगर कोई लूट लेगा तो आप देखते हैं अभी जो मुकेश अंबानी के पास इतनी बड़ी सुरक्षा जो किसी राष्ट्राध्यक्ष से कम नहीं है, ये उस समय भी था, आज भी है। व्यापारियों का जो मुखिया होगा उसके पास ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। अब सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप कुछ जो दान पुण्य करो, और अगर आप नहीं दान पुण्य करते हो तो लोग आपको खराब कहना भी शुरू कर देंगे। बहुत बड़े आदमी पढ़ते हैं, इतने आदमी अपने आप को बनते हैं, एक कप का तो नहीं चाय तो नहीं पिलाते किसी को, लोग तो कहते ही हैं। तो इन श्रेणियों ने अब अपने आप को खूब ऊपर रखा। तो इनके द्वारा यह भी कहा गया कि भाई ऐसा है कि हम दान और पुण्य के काम भी करेंगे। तो ये श्रेणियां दान और पुण्य के काम भी करने लगी। तो मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाना, स्कूल स्थापित कराना, इसके अलावा जो भूखे हैं उनको भोजन कराना। आज के समय आप खूब देखेंगे जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लंगर खोल देते हैं। जब कोई आयोजन आता है तो जितना पाप किए होते हैं सोचते हैं इसी में सब धुल जाएगा, और सब बच्चे और जितने लोग हैं वो वहाँ पहुँच के भोजन करते हैं। तो ऐसा भोजन करने से भी समस्या होती है, क्योंकि वो तो जो है पैसा उसी तरीके का होता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। नहीं, अन्न के साथ भी अपनी समस्या है। अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, उसका अन्न खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। कोई जो मक्कार टाइप का व्यक्ति है, जो धुर्त है, खराब तरीके से पैसा कमाता है, उसका अन्न खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही खा लिया। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है जो गुरु नानक देव जी का। उन्होंने कहा कि यार
हमको भोजन करने में बड़ी समस्या होती है। तो उनसे पूछा गया क्यों? एक व्यक्ति आया जो गांव का किसान था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसकी अच्छी स्थिति नहीं थी। उसने कहा कि मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। और उसके पहले एक सेठ आया था, उसने कहा कि महाराज आपका नाम बड़ा सुना है, बड़े महान संत हैं आप। हाँ यार थोड़े बहुत तो महान तो नहीं है, लेकिन हाँ बताओ कि आज हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं अभी 1 घंटे में आपका भोजन जो है बनवा रहा हूँ, 56 प्रकार बनवा रहा हूँ। 56 प्रकार के व्यंजन का नाम सुना होगा। 56 प्रकार लोग बोलते हैं कि 56 भोग लगता है, तो 56 प्रकार का उसने कहा कि मैं आपके लिए व्यंजन बनवा रहा हूँ। तो उसने व्यंजन बनवाया, तब तक वो गरीब व्यक्ति पहुंच गया। कहा क्या प्रभु हमारा भोजन नहीं करोगे आप? यार हम तुम्हारा ही भोजन करना चाहते हैं। तो भाग के गया, 1 रोटी, थोड़ा नमक और 2 प्याज लेकर आया। तो गुरु नानक देव, जो महान लोग होते हैं वो इस तरह की नहीं विषमता रखते हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच ये सब बातें नहीं होती। उन्होंने उठाया उसकी रोटी और खाने लगे। तब तक वो सेठ था, वो देख रहा था। सेठ कहा आपके लिए मैं भोजन बनवा रहा हूं, आपने इसका खाना खा लिया। तब तक वो दौड़ते हुए अपना पूरा भोजन लेके आया। कहा ये भोजन करो, इनका इसकी रोटी छोड़ो। तो गुरु नानक देव ने कहा देख, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसको करने दे, इधर उधर मत कर। फिर उसने परेशान किया तो एक हाथ में उसका जो मालपुआ पकड़ा और एक हाथ में उसकी रोटी, और एक हाथ से दबाया उसके मालपुए को, तो उससे खून निकलने लगा। कि ये जो तुम्हारा अनाज है, तुमने कितने लोगों का शोषण करके ये पैसा कमाया है। कहे अब देख इसकी रोटी की हाल। उसकी रोटी के द्वारा उससे दूध निकलने लगा। कहे देखो इसके अनाज में ही मेहनत है, इसलिए ये तुमसे ज्यादा महान है। तो जो गरीब व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कि छोटा होता है, गरीब व्यक्ति महान लोगों को बनाने वाला व्यक्ति है। और आमतौर पर जो अच्छे लोग हैं वो लोग हमेशा सम्मान करते हैं गरीबों का, और जो मूर्ख टाइप के उनको नहीं पता है। तो यहां इस बात को भी समझना है हमें कि इस तरह की चीजें भी यहां होती थी। और ये जो श्रेणियां हैं ये हर प्रकार के काम करती थी, चाहे वो दान का काम हो, पुण्य का काम हो, या स्कूल कॉलेज स्कूलों की स्थापना करना हो, या अपने सदस्यों को तकनीकी शिक्षा देनी हो। हर तरीके का काम, तकनीकी शिक्षा भी देते थे। मान लो कि तुम कपड़े का व्यवसाय कर रहे हो, तुमको कपड़ा रंगने नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? अगर हम मुखिया हैं तो हम क्या करेंगे? हम तुमको सिखाएंगे पहले कि देखो भैया कपड़ा ऐसे रंगा जाता है, ऐसे ऐसे हम अपना काम करें। तो तकनीकी शिक्षा देने का भी ये काम करते थे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक भूमिका, इनके द्वारा उस समय कला और धर्म के विकास पर भी प्रोत्साहन दिया गया। अगर आप देखेंगे इन्होंने अपने समय में हर तरीके के आर्ट को, क्या होता है कला के अलग अलग रूप होते हैं, चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला हो, है ना, या कोई मूर्ति कला हो, या चित्रकला हो, हर प्रकार की कला को प्रोत्साहन देने का कार्य किया। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का या सड़कों का निर्माण कराया गया। ये इनकी सांस्कृतिक भूमिका है। और एक सबसे आखिरी वाली भूमिका क्या है, जो वैधानिक भूमिका, या जिसको कहते हैं विधिक भूमिका। इनको ये कहा गया कि अगर आप अपना व्यापार चला रहे हो और आपके व्यापार को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपके पास दंड देने का भी अधिकार है। क्या है? दंड देने का अधिकार है। केवल एक दंड नहीं दे सकते हो, मृत्यु दंड। आप केवल एक दंड नहीं दे सकते हो, मृत्यु दंड, बाकी सारे दंड आपको देने का अधिकार है। आप सभी दंड दे सकते हो, यह अधिकार दिया गया। यह है श्रेणी व्यवस्था। क्या आपको श्रेणी व्यवस्था समझ में आई? बोलो, आई बात समझ में? श्रेणी व्यवस्था तो गणेश जी बताओ श्रेणी व्यवस्था, खड़ी हो जाओ। हम्म 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 हम्म
ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। ठीक है। ठीक है, बैठो, खड़े हो जाओ। सामाजिक भूमिका बताओ। ठीक है, और प्रेम, खड़े हो जाओ। चलो बताओ सामाजिक भूमिका। हम्म और राजनीतिक भूमिका बताओ। इनकी श्रेणियों को स्वायत्तता में। हम्म अपना ध्वज लेकर चलने की व्यवस्था। बैठो बैठो बैठो, खड़े हो जाओ। अनमोल, हाँ, आर्थिक भूमिका बताओ। बहुत अच्छा बता रहे हो, अच्छे से बताओ। हाँ। तुम कहाँ उठ के बैठो जल्दी। हाँ। हम्म आगे बताओ। हाँ, ठीक। और कुछ है? बैठो। मनीष, खड़े हो जाओ। आर्थिक भूमिका। हम्म 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 अब चलो वंशिका, खड़ी हो जाओ। जो विधिक भूमिका इनकी क्या थी? विधिक भूमिका, कानूनी अधिकार कुछ था इनके पास? क्या करते थे? कोई अपराध अपराध होता था तो? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। एक ही चीज तुमसे पूछी गई, तुम खड़ी हो जाओ। इनकी जो राजनीतिक भूमिका बताओ, जो श्रेणियों की राजनीतिक भूमिका, क्या करते थे? हम्म ठीक, तो बात बिल्कुल सही। ठीक। ठीक। जो सेना रख सकते थे, अपने स्थायी सेना रखने का अधिकार था। छत्र रख सकते थे, जो रथ रख सकते थे, ध्वज रख सकते थे। बैठो। तुम भी कुछ बताओगे? बहुत बढ़िया। इंक्वायरी तो धरती पे होती रहती है, जो तुमने समझा इसमें से बताओ। कुछ समझ में आई बातें? क्या समझे? जो श्रेणी व्यवस्था क्या है ये बताओ। श्रेणी व्यवस्था क्या है, क्या समझा आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता रहे हो तुम, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अच्छा है, आज के लिए अच्छा रहा। अब कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो आप सब जो रिवीजन करके आना,